नमस्कार विद्यार्थियों। हम वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था पढ़ रहे थे। भाग 1 के अंतर्गत हमने जो आर्यों का साम्राज्य विस्तार पढ़ा। इसके पश्चात हमने जो पंचदन थे ऋग्वेद काल के अंतर्गत उनको जाना और उसके बाद राजनीतिक संगठन के बारे में चर्चा की। उसके पश्चात हमने शासन पद्धति और राजतंत्र प्रणाली के बारे में जाना। अब विद्यार्थियों, राजनीतिक संगठन के बाद अंतर्गत हम राजा के अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, हम आपको बता रहे थे कि वैदिक काल के अंतर्गत जो राजा के जो अधिकार हैं और कर्तव्य है वो इस प्रकार है कि जो राजा होता था उसका कार्य रहता था कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे और प्रजा की रक्षा करने के पश्चात वो कई बार वंशानुगत होता था और कभी कभी जनता के द्वारा निर्वाचित भी होता था, पर ज़्यादातर वह वंशानुगत होता था और राजा का परम कर्तव्य होता था कि वह अपनी प्रजा का ध्यान रखे। अब हम बात करते हैं जो राजा के कर्तव्य हैं उसके लिए बताने के लिए कि प्रमुख कौन कौन से अधिकारी हैं जो राजा को उसके कर्तव्य को निर्धारण करने में उसकी सहायता देते थे। उसमें नंबर 1 है, अगर हम बात करें तो जो राजा की सहायता करने के लिए रहता था पुरोहित, जिसकी परामर्श के आधार पर राजा जो है वो निर्णय लेता था और राजा का वो एक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता था। ये पद जो होता था वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। वह जो होता था राजमंत्री भी कहलाता था, पद प्रदर्शक होता था, दार्शनिक भी होता था और समय पड़ने पर योद्धा के रूप में कार्य भी पड़ता था और शांति काल में वह धार्मिक कार्यों के अंतर्गत व्यस्त रहता था और युद्ध काल में अपने राजा को विजयों तथा सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए देवी शक्तियों का आह्वान करता था। ये जो पुरोहित होता था वह राजा की विजय की कामना करता था और युद्ध काल के अंतर्गत जो सैनिकों का जो उत्साह है उसको बढ़ाने के लिए दैवी शक्तियों को आह्वान करता था। इस प्रकार इसका जो पुरोहित है उसका जो पद है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पुरोहित के बाद जो नंबर 2 पद आता है जिसको सेनानी या सेनापति कहा जाता था। राज्य की जो सेना होती थी वो उसके अधीन होती थी। वो सेना का जो होता था प्रधान होता था। युद्ध में सैन्य संचालन का जो समस्त उत्तरदायी होता था वो सेनानी का होता था और जिसे संपूर्ण जो व्यवस्था थी सैनिकों के, जैसे प्रशिक्षण की व्यवस्था है, वो सभी उसके अंतर्गत होते थे। जो गांव का प्रमुख होता था, ग्रामीणी होता था, वह गांव में राजा का प्रमुख सैनिक तथा असैनिक दोनों का अधिकारी होता था। वस्तुतः वह गांव की जनता तथा राजा के बीच संपर्क का कार्य भी रखता था। इसके अतिरिक्त ये जो अन्य जो अधिकारी हैं, अगर हम बात कहें कि जो उत्तरवैदिक काल में जब हमने कहा कि जटिलता आने लग गई थी, तार्किकता आने लग गई थी, राजा की शक्तियों में क्या हो गई, अभिवृद्धि होने लगी थी। ऐसे में जो रत्नी जो आते हैं शब्द, जो राजा के जो प्रमुख अधिकारी होते थे जिसका शतपथ ब्राह्मण के अंदर को उल्लेख किया गया है, जिनकी संख्या 11 होती थी, वो रत्नी कहलाते थे। इन रत्नियों में नंबर 1 है सेनानी, जो कि सेनापति होता था, जिसकी हमने ऋग्वेद काल में भी चर्चा करी है अभी ऊपर। इसके पश्चात नंबर 2 होता था पुरोहित, नंबर 3 युवराज और नंबर 4 होता था महिषी यानी रानी, नंबर 5 जो होता था सारथी, जो राजा का रथवान होता था, सूत होता था जिसे सारथी कहा जाता था, ग्रामणी जो कि ग्राम का मुखिया होता था, प्रतिहारी जो द्वारपालक जो होते थे वो, जिन्हें शता के नाम से भी जाना जाता था, कोषाध्यक्ष जो संग्रहीता के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा भागदूत होता था जिसे कर संग्रहकर्ता कहते थे और अक्षवाप होता था धूत कीड़ा का जो प्रधान है, जो जुआ खेल होता था उसका जो प्रधान होता था उसे अक्षवाप कहा जाता था। पालागल राजा का मित्र होता था। इन सभी जो पदाधिकारी हैं इनको समग्र रूप से रत्नी कहा जाता था और ये सभी जो अधिकारी होते थे वह राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे और इनकी पदोन्नति तथा पदावनति दोनों ही राजा की कृपा पर निर्भर रहती थी। इन अधिकारियों को कितना वेतन मिलता था उसके बारे में हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं है, पर इन अधिकारियों की वरीयता के क्रम में हमें संकेत मिलते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया पुरोहित, सेनापति, ये वरिष्ठता के क्रम में ऊपर आते हैं और राज्याभिषेक के अवसर पर राजा जिस क्रम में
अपने अधिकारियों को सम्मान दे, उनको निवास स्थान दे, उनकी वरिष्ठता कर्म डिसाइड करे, उस आधार पर ही उसको गिना जाता था। इस प्रकार से राजा के जो अधिकारी रहता था, मंत्रिमंडल रहता था, वो इस प्रकार रहता था। राजा स्वयं एक शक्तिशाली होता था, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। हालांकि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत उसकी जो निरंकुशता है उसमें वृद्धि आने लग गई थी। हालांकि संपूर्ण वैदिक साहित्य के अंतर्गत अगर कोई राजा निरंकुश है तो उसकी निंदा तो की गई है, लेकिन वो है निरंकुश के साथ साथ राजा अपने कर्तव्य पे पूरा पूरा ध्यान भी देता था और उसके ध्यान देना भी पड़ता था। ऐसा तत्कालीन परिस्थितियाँ बनी हुई थी और ऐसा अनुमान है कि भूमि पर राजा का अधिकार इस युग में नहीं था, ऐसे भी हमें संकेत मिलते हैं। फिर भी राजा के लिए जो लोग हैं, प्रजा हैं, वो बलि आदि शुल्क जो हैं कर होते थे, कर के प्रकार होते थे। बलि जो राजा को नियमित रूप से जो कर दिया जाता था उसको बलि कहा जाता था। इसके अलावा शुल्क, भाग, ये भी कर थे और राजा द्वारा वसूल किए जाने वाले करों की सीमा व्यक्ति की कुल आय का 1/6 भाग होता था। यानी कि जो राजा है वो व्यक्ति की जो आय है उसकी 1/6 से अधिक को नहीं ग्रहण कर सकता था, नहीं ले सकता था। इसके अलावा जो राजा है वह बड़े बड़े यज्ञ भी करवाता था, जिनके अंतर्गत रासु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, उसके राज्याभिषेक के समय राज्याभिषेक यज्ञ करवाता था और उसमें बढ़ चढ़ करके ब्राह्मण भाग लेते थे। और इन जो यज्ञ है उनका कई बार प्रजा पर भी बोझ पड़ जाता था, जिसकी कई विद्वानों ने राजा की इस कार्य के लिए निंदा भी की है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम कई बार ये भी देखते हैं कि जो राजा हैं वह उत्तरदायित्व से विमुख होकर के भोग विलास को भी अधिक देने लगे थे। लेकिन इसके जो आरोप है वो पूर्णतः सत्य नहीं है, ऐसा भी अंदाजा लगाया जाता। तो विद्यार्थियों, हमने राजा के जो स्थिति है उसके बारे में भी जान लिया है, उसके प्रमुख अधिकारी हैं उनके बारे में भी चर्चा कर ली है। इसी क्रम में अब हम चर्चा करेंगे कि वैदिक कालीन जो राजनीतिक संस्था हैं वो सभा एवं समिति उनके बारे में। विद्यार्थियों, ये अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। 2 नंबर में जो लघुत्रात्मक प्रश्न है उसमें पूछे जाने की संभावना है और पूछा भी जा चुका है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। लघुत्रात्मक प्रश्न है उसको भी पूछा जा सकता है बड़ा, कि सभा और समिति में अंतर बताइए, इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जान लें कि ऋग्वैदिक कालीन जो राज्य व्यवस्था की जो प्रमुख संस्थाएं थी उसमें सभा और समिति, ये 2 संस्थाएं थी, वो प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग थी। और इन दोनों का कार्य क्या था? इन दोनों संस्थाओं का कार्य था कि राजा को समय पर प्रशासनिक सलाह देना और उस पर नियंत्रण रखना। परंतु सभा और समिति का जो स्वरूप है और उसके कार्य है उसमें विद्वानों में क्या है, गहरा मतभेद है। अलग अलग विद्वानों का इसमें अलग अलग मान्यता बताई गई। अर्थवेद के अंतर्गत तो स्पष्ट रूप से कहा है कि सभा और समिति दोनों क्या हैं, पृथक संस्थाएं बताई गई है। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसके जो है मान्यता दी है। कुछ लोग इनको अलग संस्था मानते हैं, कुछ विद्वान उन्हें एकीकृत संस्था मानते हैं। लेकिन मूल रूप से हम बात करें तो ये राजनीतिक संस्थाएं थी, वैदिक काल के अंदर थी। और जैसा ही नाम से पता चल रहा है, सभा आकार में छोटी होती थी और जो समिति होती थी या परिषद होती थी वो आकार में बड़ी होती थी। इन दोनों संस्थाओं के अधिकारों और कार्य क्षेत्र दोनों की अलग अलग थे, लेकिन उनकी जो व्याख्या है हमने बताया कि विद्वानों ने उसमें जो है विभेद है। हालांकि राजा के लिए इन दोनों संस्थाओं की प्रत्येक बैठक में भाग लेना आवश्यकता था, परंतु समय समय पर उसमें उपस्थित भी होता था वो। ऋग्वेद काल के अंतर्गत ये सबल संस्थाएं थी, उन्हें राजा को पदच्युत तथा निर्वासित भी कर सकती थी। शक्तिशाली जो राजा हैं इन संस्थाओं के निर्णयों की अवहेलना भी करने का साहस तक नहीं जुटा पाता था। तो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत ये जो संस्थाएं थी अत्यंत महत्वपूर्ण थी, राजा का चुनाव करती थी और राजा चाहकर भी इनके निर्णयों का उल्लंघन नहीं कर पाता था। इसलिए राजा इन संस्थाओं को अनुकूल बनाने के लिए सदा क्या करता था, प्रयास करता था। और ये संस्थाएं भी प्रशासन के कार्य में, हर कार्य में राजा का सहयोग करता था। लेकिन विद्यार्थियों, हम ये बताना चाहेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो ये संस्थाएं हैं उनका जो अस्तित्व है, या हम दूसरी बात कहें
महत्व में है गिरावट आने लग गई थी। और इसका प्रमुख कारण क्या था? बड़े राज्यों का अस्तित्व में आना तथा राजा के अधिकारों में वृद्धि होना। परंतु इन संस्थाओं का जो अस्तित्व बना हुआ था, हालांकि जो है इसमें उल्लेख किया गया है कि ये दोनों संस्थाएं हैं उत्तर वैदिक काल में भी बनी थी। तो विद्यार्थियों, ये भी हम बता दें कि अर्थववेद में जो प्रजापति की दोनों पुत्रियों की संज्ञा इनसे की गई कि जो प्रजापति थे उसकी दोनों पुत्रियों के समान थी, सभा और समिति। और अर्थववेद में पता चलता है कि जो सभा है वो ग्राम संस्था थी तथा ग्राम के स्थानीय कार्यों की देखरेख करती थी। और जो ग्रामवासी सभा के अंदर वाद विवाद के पश्चात किसी निर्णय पर पहुंचते थे तो सभा के अंतर्गत ही बताया गया। इसके अलावा जो सभा है वो आमोद प्रमोद के कार्यक्रम का भी आयोजन करती थी। इस प्रकार से स्थिति थी। और समिति के स्वरूप में जो हमने बताया कि परिवर्तन आने लगा था, वह राज्य की केंद्रीय संस्था की भांति कार्य करने लगी थी। और ब्राह्मणों की जो संपत्ति है छीनने वाली राजा की समिति का जो है उसका सहयोग नहीं करने की भी बात की गई है। इस प्रकार की जो स्थिति है वो जो है राजनीतिक संस्थाएं उनकी बनी हुई थी। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे कि वैदिक काल के अंतर्गत जो न्याय व्यवस्था थी वो न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो हम बताएंगे विद्यार्थियों, ऋग्वैदिक काल में जो न्याय व्यवस्था थी वो विधि संग्रह तथा विधि के क्रियान्वयन के संबंध में हमें उसकी पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती। फिर भी जो भी जानकारी हमें मिलती है कि राज्य में जो समस्त सत्ता का केंद्र था वो राजा था। राजा क्या था? प्रमुख प्रधान था, न्यायाधीश था और संपूर्ण जो निर्णय थे, अंतिम निर्णय राजा का निर्णय होता था, जो विधि विशेषज्ञों की सहायता से लेता था, जिनमें प्रमुख होता था, हमने पहले बताया था, पुरोहित प्रमुख होता था। और राजा का मुख्य उद्देश्य था कि प्रजा को न्याय प्रदान करना। ऋग्वेद में बहुत से दंडनीय अपराधों का उल्लेख किया गया है, जिनके अंतर्गत चोरी, दंड, सेंध लगाना, जानवरों की चोरी, भाई बहन का परस्पर विवाह, ऋण न चुकाना। अपराधों के लिए राज्य की ओर से क्या दंड दिया जाता था, इसके कम उदाहरण हमें मिले हैं। मृत्युदंड की सजा भी प्रचलित थी, पर बहुत कम अवसरों पर वो दी जाती थी। विद्वानों के अनुसार जो मारे गए लोगों के जो संबंधी है उनके साथ धन दे करके समझौता कर लिया जाता था। यानी कि कुल मिलाकर के प्राणघात के बदले द्रव्य की व्यवस्था देने की प्रथा थी। यानी अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो मृत्युदंड के बदले जो उसका परिवार रहता था या जो उसके रिश्ते नाते लोग जो रहते थे वह धन लेकर के जो दूसरी पार्टी होती थी उसके साथ समझौता कर लेते थे। इसके अलावा ऋग्वेद की कुछ जो ऋचाएँ हैं उसके अंतर्गत अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा आदि का भी उल्लेख किया गया है। ऋण न देने पर लोगों को दास बना लिया जाता था, ऐसी भी प्रथा प्रचलित थी। दंड के रूप में जुर्माना देने की भी प्रथा थी। उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो अपराधियों को दंड देना राजा का एक प्रमुख कर्तव्य माना गया। जो राजा अपराधी को दंड नहीं देता तो वो स्वयं अपराधी माना जाता था। न्याय प्रदान करने के लिए राजा न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। इसके अलावा न्यायाधीश कौन होंगे? वो पूर्ण विद्वान होंगे, पवित्र होंगे, उच्च कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति होगा वो न्यायाधीश होगा, तर्क वितर्क में निपुण व्यक्ति होगा, कर्तव्य पालन में सावधान लोगों को ही न्यायाधीश बनाया जाता था। इसके अलावा जो अगर कोई व्यक्ति अपराध करता था तो ऐसे में ब्राह्मणों को कुछ सुविधाएं प्रदान कर दी गई थी, उन्हें मृत्युदंड से वंचित किया गया था। और अपराधियों को देश निर्वासन, शारीरिक यातना, आर्थिक जुर्माना ऐसी जो है दंड दिए जाते थे। इसके अलावा अगर हम स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों को भी संपत्ति का अधिकार नहीं प्राप्त था। कुछ विद्वानों के अनुसार शूद्रों को व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। इस मामले के अंतर्गत भी जो है इस संबंध में भी लोगों में अलग अलग विचार थे कि महिलाओं को जो संपत्ति रखनी चाहिए, शूद्रों को संपत्ति रखनी चाहिए, इसमें भी ठीक मत दिखलाई नहीं देता है। विद्यार्थियों, अब हम आगे चर्चा करेंगे वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की कि वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की। कृषि के अंतर्गत हम बात करें तो भारत में जब आर्य लोग आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा? वनों को साफ करा, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्राम्य सभ्यता थी, इसीलिए जो कृषि पे आधारित और पशुपालन पे आधारित होगी मुख्य रूप से ग्रामीण सभ्यता है तो
और राजा को खेत की उपज जो होती थी उसमें कर वसूला जाता था राजा के माध्यम से, और कुल उपज का 1/6 भाग होता था। इसकी अदायगी किसान है अन्न को पैदावार के रूप में किया करता था। राजा किसान और उनकी भूमि को बेदखल नहीं करता था और भूमि छीनने का भी उसे अधिकार नहीं करता था। वैदिक काल में जौ, धान, गेहूँ, व्रीहि, तिल, उड़द, मसूर, चना आदि जो फसलें हैं वो उसको मतलब क्या करते थे, पैदा करते थे। और कुछ विद्वानों को मानना था कि जो धान है, चावल है, जो है उसमें चावल से लेकर के धान का अर्थ है चावल, और अन्न को सामूहिक रूप से समझा जाता था। इसके अलावा हल लकड़ी का बना होता था और बैलों के द्वारा खींचा जाता था। और विभिन्न ग्रंथों के अंदर हल खींचने के लिए 6, 8, 12 और 24 बैलों का उल्लेख किया जाता था। जानवरों का गोबर खाद के लिए प्रयोग किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में खेत जोतने, खेत जोतने, बोने, फसल काटने एवं अन्न अलग अलग करने का भी उल्लेख के बारे में बताया गया है। वैदिक काल के अंतर्गत भी जो कृषि है वो आजकल के भांति जो है वर्षा पर निर्भर थी, और वर्षा समय पर हो इसलिए देवी देवताओं की क्या की जाती थी, स्तुति की जाती थी, उनको आह्वान किया जाता। अब बात करते हैं हम पशुपालन की। पशुपालन आर्यों का क्या था, मुख्य व्यवसाय था, और जिसके अंतर्गत गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा जो थे उनको वो पालते थे। और गाय का महत्व बहुत अधिक था। दान पुण्य में भी गाय का प्रयोग किया जाता था। गौ मांस पर प्रतिबंध था, और घोड़ा जो है वो आर्यों का प्रिय पशु था। उद्योग धंधों की अगर हम बात करें तो उद्योग धंधे अगर हम बात करें तो समाज के 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे उसमें विभाजित था। इनके कार्य भी बटे हुए थे। ब्राह्मण का कार्य यज्ञ करना और करवाना, और वेदों की ऋचाओं को पढ़ना और पढ़ाना। और जो क्षत्रिय थे वो जो है उनका मुख्य व्यवसाय था जो है युद्ध करना, उनकी समस्त प्रजा है उसकी रक्षा करना। वैश्य का कार्य था कृषि और पशुपालन करना। और शांति काल के अंदर तीनों जो वर्ण हैं वो कोई भी कार्य कर सकते थे, और जो शूद्र थे उनका कार्य था अन्य वर्णों की सेवा करना। अब हम बात करते हैं वैदिक कालीन जो उद्योग धंधे हैं उसके अंदर हम बात करें, चर्मकार उद्योग प्रचलित था, कुम्हार का व्यवसाय प्रचलित था, और जो चिकित्सक था वैद्य या भिषज है उसका भी व्यवसाय प्रचलित था। वस्त्र उद्योग भी काफ़ी उन्नत था। इस युग के अंदर लोग सूत काटना तथा कपड़ा बुनना भी जानते थे। इसके अलावा वैदिक युग के जो लोग थे वह जो है धातुओं को पीट करके नई वस्तुएं या धातु गलाने में भी निपुण थे। सोना, चांदी, अयस्क, तांबा, टीन, सीसा आदि जो धातुएं हैं उनका भी वो प्रयोग करते थे। ऋग्वेद के अंतर्गत सोने के लिए हिरण्यपिंड नामक जो शब्द है उसका उल्लेख किया गया। निष्क नामक जो आभूषण होता था वो या अथवा सिक्का होता था वो सोने का रहता था। विद्यार्थियों ये बात बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए कि ऋग्वेद में चांदी धातु का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो कौन सी धातु है इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है। अयस्क से कवच, बाण, अस्त्र शस्त्र आदि जो औजार हैं वो बनते थे। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि अयस्क शायद लोहा हो सकता है। इसके अलावा विद्यार्थियों व्यापार वाणिज्य की बात करें तो व्यापार वाणिज्य आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों उन्नत था। व्यापार वाणिज्य के लिए बड़ी बड़ी नौकाओं का प्रयोग किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि वैदिक कालीन लोग खुले समुद्र के अंतर्गत नहीं जाते थे। तो इस प्रकार जो वैदिक जो राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था तथा व्यापार वाणिज्य के बारे में हमने चर्चा कर ली।